हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एबी क्लासेज में। हम आपको पढ़ा रहे हैं मनोविज्ञान। चलिए चलते हैं, पठन पाठन की क्रिया में आगे बढ़ते हैं। और यह हमारा चैप्टर नंबर 2 संप्रदायवाद चल रहा था। संप्रदायवाद का क्रम संख्या 6वां मनोविश्लेषणवाद चल रहा था। आज यह उसका तीसरा दिन है। आज यह समाप्त भी हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद क्रम संख्या 6वां। सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक, मैंने आपको इसका 70% भाग बता दिया है कि इन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में कैसे बांटा है। चेतना, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन। यह किस प्रकार से कार्य करता है और यह मस्तिष्क किसके पास पाया जाता है, यह सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको अच्छे से समझना हो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए आप लोग। आइए थोड़ा सा बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इन्होंने जब बांटा था इसको, तो जो है यह अचेतन मन था। इसे हमेशा सुख चाहिए या आनंद चाहिए। मानव के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा भाग 90% यह होता है और यह जन्मजात होता है। यह दोनों अर्जित होते हैं तथा इसी मस्तिष्क में जब भी कोई विचार आता है तो इसी मस्तिष्क में आता है। और जब कोई आदमी सफलता की सीढ़ियों पर पाना चाहता है, अगर कोई सफल हुआ है तो इन तीनों मस्तिष्क का एक बेहतरीन सामंजस्य बनाकर उसका प्रयोग करते हैं और वही सफलता की उच्च सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। और इसके अंदर जितने भी गंदे विचार हैं इसी अचेतन मन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु वृद्धि होती है, जैसे जैसे वह समाज में अपना विकास करता है, वैसे वैसे ये दोनों अर्जित होते हैं। और बालक के गंदी जो विचार यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जो यह अर्धचेतन मन होता है यह वास्तविक स्थिति का इसे बोध कराता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या किस समय करना चाहिए। जब यहाँ से भी यह निकल आता है तो जब आपकी अवस्था किशोरावस्था के ऊपर चले जाते हैं तो यह चेतन मन बिल्कुल नहीं निकलने देता इसको बाहर, गंदी विचारों को यह चेतन मन बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देता। चेतन मन को नैतिक कमांडर भी कहते हैं। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि नैतिक कमांडर किसे कहते हैं, और इसे वास्तविकता का विचार कहते हैं या मनुष्य का मित्र कहते हैं। इसे उपनाम दिया गया है, मनुष्य का मित्र कहते हैं। यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। आइए आपको इसके आगे बताते हैं कि इसके आगे इन्होंने इसका अचेतन मन को अध्ययन करने के लिए 3 विधियां बताई है तथा उन्होंने इस पे आधारित एक अपनी किताब भी लिखी है। आइए जो इन्होंने व्यक्तित्ववाद दिया था वह व्यक्तित्व, उनके 3 व्यक्तित्ववाद को देख लेते हैं। ईद या हिंदी में इसे ईदम कहते हैं। ईदम, ईगो, सुपर ईगो, मतलब अहम, परा अहम। यह आपके अचेतन मन से जुड़ा होता है और यह जन्मजात होता है और यह अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यह चेतन मन से जुड़ा होता है, अर्थात जैसे जैसे बालक की वृद्धि होती है, समाज विकास करता है, उसके पास चेतन या पराहम या इसे आदर्श अहम भी कहते हैं।
इसे नैतिक कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। इसे मनुष्य के मित्र, परम मित्र के नाम से जाना जाता है। अचेतन मन को आनंद वाला मन, सुखदायी मन, या गंदी विचारों वाला मन, असामाजिक विचारों वाला मन, या यह बच्चों के अंदर अधिकतर पाया जाता है। तो बच्चों से बाहुल क्षेत्र या इच्छा का भंडारगिरी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तो समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इन्होंने जो किताब लिखी, इनके किताब का नाम क्या है और उसमें कौन कौन से बिंदु को इन्होंने महत्व ज्यादा दिया है या माना है। इनके किताब का नाम है, सिगमंड फ्रायड जी के किताब का नाम है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस या स्वप्न विश्लेषण कह सकते हैं। स्वप्न विश्लेषण। और इनमें जो 3 मुख्य बिंदु इन्होंने दिया है, वह पहला बिंदु है ईद ईगो, ईद एंड ईगो। और तीसरा जो दूसरा बिंदु है वह है अचेतन। इन तीनों बिंदुओं को इस किताब में अधिकतर रूप से व्याख्या किया है। और अचेतन मन के अध्ययन के लिए इन्होंने 3 विधि बताई है। किसका? अचेतन मन के अध्ययन के लिए इन्होंने 3 विधियां बताई है। पहला है प्रक्षेपण विधि, दूसरा है मुक्त साहचर्य विधि, और तीसरी विधि है स्वप्न विश्लेषण, जैसा कि इनके किताब का भी नाम स्वप्न विश्लेषण है। आइए समझते हैं वो कैसे इन्होंने कहा कि इन तीनों विधियों के माध्यम से आपके अचेतन मन को जाना जा सकता है। जैसे अगर पहले में जानते हैं प्रक्षेपण विधि, या इसे अप्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट। इसे अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे कोई मनुष्य है, अगर वह गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो डायरेक्ट आप उससे पूछेंगे क्या तुम चोर हो, क्या तुम मेरा सामान चुराए हो, तब वह नहीं बताएगा। जब आप उसे कहेंगे हाँ यार मैं तो एक चोर हूँ, मैंने यहाँ पर चोरी किया, मैंने ऐसे से किया, तो वह भी इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से तब आपको बताएगा कि हाँ यार मैं भी चोर हूँ, यहाँ से यह चुराया हूँ। जैसे कहते हैं ना कि अगर चोर को पकड़ना है तो उसे चोरी में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यही बताया कि अगर किसी को अचेतन मन को जानना है तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकार जान सकते हैं। मुक्त साचर विधि या इसे स्वतंत्र विधि भी कह सकते हैं। स्वतंत्र विधि भी इसे कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति अगर सही काम कर रहा है तो आप उससे डायरेक्ट पूछेंगे क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, तो वह सही तुरंत बता देगा हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, या जो अगर अच्छा काम कर रहा है तो तुरंत बता देगा। इसलिए इसका नाम इन्होंने स्वतंत्र मुक्त साहचर्य विधि या स्वतंत्र विधि कहा। स्वप्न विश्लेषण जो विधि होती है यह हमारे स्वप्न से जुड़ी होती है। जो हम और आप स्वप्न देखते हैं वह आपके अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। जो आप सोचे रहेंगे या जो आप क्रियाकलाप किए रहेंगे भूतकाल में, वह आपके अचेतन मन में पड़ा रहता है। जब आप रात को सोते हैं, जब स्वप्न देखते हैं, तो वह आपको अचेतन मन से दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। यहीं पर समाप्त होता है इनका मनोविश्लेषणवाद, जो काफी लंबा समय चला। और इस लंबा होने की वो कारण यह था कि आपको विवरण रूप से पढ़ाया गया और हर बार
परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कहा अगर बालक को सृजनात्मक बनाना है या उसे अधिगमशील बनाना है या उसे अच्छे विकास करवाना है तो इन तीनों मस्तिष्क का अध्ययन करने के बाद बालक को एक सृजनशील बालक बनाया जा सकता है। यह किसने कहा? यह सिगमंड फ्रायड ने कहा। आज यह संप्रदायवाद समाप्त होता है। संप्रदायवाद से सीटेट में तो नहीं, लेकिन सीटेट में अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पूछता है। और टेट में तो मैं इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, आपको ये चैप्टर जो इसकी शाखाएं हैं, मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ाकर इस चैप्टर के अंत में मैं प्रश्न को करवाता जाऊंगा, या जो प्रश्न आया उसे भी, या जो आने की संभावना है उसे मैं प्रश्न करवाता जाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाए। ठीक, 6 संप्रदायवाद मैंने आपको पढ़ाया। और यह आगे जो इसमें जितने मनोवैज्ञानिक हैं, आगे अलग अलग तरीके से अपना सिद्धांत दिया है, और वह सिद्धांत इन्हीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़े हुए हैं। अगर इन संप्रदायवाद को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे जो आपके सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे मनोवैज्ञानिकों का, तो वो आपको अध्ययन करने में आसानी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। मैंने जो आपको पढ़ाया, मनोविज्ञान के जनक जननी इत्यादि अर्थ पढ़ाया, फिर उसके बाद संप्रदायवाद पढ़ाया। आइए देख लेते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई पेड़ है, यह मनोविज्ञान नाम का कोई पेड़ है। ये क्या है? मनोविज्ञान नाम का कोई पेड़ है। जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। और इससे मनोविज्ञान की लगभग, मनोविज्ञान जब एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे दर्जा प्राप्त हो गया, तो लगभग अभी तक ज्ञात रूप से इसकी 50 शाखाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 50 शाखाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कुछ शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपका हो गया शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, किशोरावस्था मनोविज्ञान, अधिगम मनोविज्ञान इत्यादि, बुद्धि के मनोविज्ञान, सीखने का मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान इत्यादि इसके शाखाएं हैं। और मनोचिकित्सक मनोविज्ञान, आइए देखते हैं इसकी शाखाओं में। पहले तो हम क्रम में रखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यह इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है। दूसरा है बाल मनोविज्ञान, और तीसरा है किशोर मनोविज्ञान, जिसे स्टोनले हॉल ने बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया है और इस पर अपनी पुस्तक भी लिखी है। यह प्रौढ़ मनोविज्ञान, और यह है चिकित्सा मनोविज्ञान, और पशु मनोविज्ञान, ये कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अभी तक मनोविज्ञान की कुल 50 ज्ञात शाखाएं हैं, और कुछ शाखाएं ऐसी हैं जो अज्ञात हैं अभी। ठीक,
ये मनोविज्ञान नाम का वृक्ष है इत्यादि, ये सब जो जड़ें हैं, इसी मनोविज्ञान जो शाखाएं हैं जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान इत्यादि, आगे जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, पीआरटी, जितनी भी शिक्षक संबंधी परीक्षाएं होती हैं, इन्हीं शाखाओं में से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और जो मैंने आपको अभी तक मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, जनक, जननी या संप्रदायवाद पढ़ाया है, तो यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसकी शाखाएं शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान इत्यादि इसकी शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिस प्रकार इसकी जो जड़ हैं, इसकी जो जड़ हैं, जैसे कोई वृक्ष है, उसका जड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके फल, उसके फूल, उसकी टहनियाँ या शाखाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन बिना जड़ के इसकी शाखाएं नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं मिल पाएंगी। उसी प्रकार बिना मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, जनक, जननी जाने या इसका विकास कैसे हुआ, इसके ज्ञात किए बिना हम इसकी शाखाओं को अच्छी तरह से नहीं जान सकते। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पहले इसके जड़ को जानिए, फिर इसके वृक्ष कैसे आया है, शाखाएं कैसी आई हैं, उसको जानिए। तो हम, ये हो गया मनोविज्ञान की शाखाएं, और इन शाखाओं के विषय में अब आपको हम सिलेबस बाई आपको अध्ययन कराएंगे, स्पेशली सीटेट, क्योंकि अभी तक 5 जुलाई 2020 का सीटेट डेट आया है, टलने की संभावना है, लेकिन हम 5 जुलाई को ही मानकर उसकी तैयारी आप लोग को करवाएंगे। आप लोग को अगर सीटेट में 100+ करना है, आप लोग मेरे वीडियो से मुझसे जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो तक जुड़े रहें तो 100+ आएगा, यह मेरी गारंटी है। तो मैं कल आपको शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में पढ़ाऊंगा कि यह इसका विकास कैसे हुआ, यह आया कहाँ से, इसके जनक कौन है। तो कल मेरा वीडियो देखना न भूलें। कल इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं या जितने आने की संभावना है, उतने प्रश्न मैं आप लोग को हल करवाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग लॉकडाउन में, इस संकट के समय में पढ़ते रहिए और एक अच्छा सुविचार या सकारात्मक विचार अपने अंदर रखे रहिए और कुछ अच्छा करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।